नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में यह 13वां पार्ट है और हमने भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रत्यक्षवाद, यथार्थवाद आदि जो विषय हैं आदि जो दर्शन के विषय हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। अभी जैसे प्रत्यक्षवाद की उत्पत्ति है वो मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध हुई, हमने ऐसा पढ़ा। तो मात्रात्मक क्रांति क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी भूगोल में परिमाणात्मक या मात्रात्मक क्रांति। भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति, जैसा कि हम जानते हैं भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान का एक विषय है। इसकी एक शाखा है सामाजिक विज्ञान। तो प्रारंभ में इसकी जो विषय वस्तु थी वो कैसी थी? विवरणात्मक। यानी इसमें किसी भी जो विषय के बारे में विवरण प्रस्तुत किया जाता था उसकी व्याख्या सामाजिक विज्ञान के ढंग से की जाती थी, जिससे इसकी विषय वस्तु क्या थी? व्यापक थी। अब 1950 के बाद का जो दशक आया उसमें क्या है? भूगोल में क्या जो प्राकृतिक विज्ञान है उनके समरूप इसको स्थापित करने के लिए इसके अंदर क्या है, कुछ विभिन्न नवीन प्रवृत्तियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और उसमें क्या हुआ कि प्रत्यक्षवाद का जो समावेश हुआ, जिससे क्या है भूगोल की जो विषय सामग्री है, प्रत्यक्षवाद के प्रारंभ के बाद भूगोल की विषय सामग्री को क्या है सुचारू रूप से समझने के लिए उसमें आंकड़ों या सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो इसमें यानी इन विधियों का प्रयोग क्यों प्रारंभ हुआ? भूगोल की वैज्ञानिकता भूगोल की जो वैज्ञानिकता है उसको स्थापित करने के लिए या भूगोल में वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग के लिए इसमें आंकड़ों या मात्रात्मक विधियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो प्रत्यक्षवाद जैसे आया उसमें क्या है, भूगोल को वैज्ञानिक विधियों से पढ़ा जाने वाला विषय कहा गया, यानी जो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि उन्हीं जो सिद्धांतों का प्रयोग है वो किस में किया जाना चाहिए? भूगोल में भी किया जाना चाहिए। उन नियमों का प्रयोग है भूगोल में भी किया जाना चाहिए। यानी सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसको भी प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के साथ में पढ़ा जा सकता है। इसी कारण क्या है इसमें ये मात्रात्मक क्रांतियों जो विधियां हैं उनका प्रयोग होने लगा, ताकि भूगोल है उसको एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया जा सके। जिससे क्या है इसी जो यानी मात्रात्मक विधियों का जो प्रयोग हुआ वैज्ञानिकता को स्थापित करने के लिए, सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग जो प्रारंभ हुआ भूगोल में, उसी को क्या कहते हैं? मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। इसी को क्या नाम दिया गया? मात्रात्मक क्रांति नाम दिया गया। अब इसमें क्या है, यानी बर्टन ने क्या कहा मात्रात्मक क्रांति के बारे में? बर्टन का क्या कथन है कि सिद्धांतों एवं मॉडल का प्रयोग, यानी भूगोल में क्या है, बर्टन ने कहा कि भूगोल में जो विभिन्न सर्वमान्य सिद्धांत हैं या तत्वों की खोज करने की जो विधियां हैं उनको और मॉडल का प्रयोग करना, जिसमें क्या है जो भौगोलिक तथ्य हैं उनको क्या सिद्धांतों में ढाला जा सके।
यानी भूगोल में जो विभिन्न तत्वों की खोज से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, मॉडल का प्रयोग किया जाना चाहिए, और उन तत्वों को क्या है एक विशेष सिद्धांत में, एक नियम में डाला जा सके। तत्वों को विशेष नियमों में ढालना, यही क्या थी मात्रात्मक क्रांति थी। यानी भूगोल में क्या है सिद्धांतों का प्रयोग करना और मॉडल का प्रयोग करना, जिनका प्रतिपादन किस लिए किया जाए कि भौगोलिक तथ्य हैं वो उनमें ढाले जा सकें, भौगोलिक तत्वों को, भौगोलिक तथ्यों को नियमों में डाला जा सके। मॉडलों का प्रयोग जिससे भौगोलिक तथ्यों को नियमों में ढाला जा सके। तो यही क्या थी मात्रात्मक क्रांति थी। मात्रात्मक क्रांति का उद्भव क्यों हुआ कि भौगोलिक तथ्यों में जो नियम है, सिद्धांत है, मॉडल है, उनका प्रयोग किया जा सके, जिससे क्या है भौगोलिक तथ्यों के लिए भी अनेक नियम बनाए जा सके, भौगोलिक तथ्यों को भी नियमों में ढाला जा सके। अब इसमें क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका ज़्यादा विकास हुआ। अधिक विकास कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विकसित देश थे, विकसित देश के जो भूगोलवेता थे, उन्होंने क्या है वर्णनात्मक जो अध्ययन था, यानी वर्णन करना किसी जगह पर, उसकी जगह पर क्या है गणितीय मॉडलों को ज़्यादा महत्व दिया। विकसित देश भूगोलवेताओं ने गणितीय मॉडल पर अधिक बल दिया। पहले कौन सा था, वर्णनात्मक मॉडल, यानी पहले वर्णन पर ज़्यादा बल दिया जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है जो विकसित देशों के भूगोलवेता थे उन्होंने वर्णनात्मक स्वरूप की जगह पर गणितीय भाषा को अधिक महत्व दिया, और जो उसका वर्णनात्मक स्वरूप था उसको अस्वीकार करते हुए भूगोल में वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग पर बल दिया, मॉडल के निर्माण पर बल दिया। यानी वर्णनात्मक स्वरूप को क्या कर दिया, वर्णनात्मक को अस्वीकार और मॉडल पर बल, यानी जो मॉडल थे उनके ऊपर ज़्यादा बल दिया और वर्णनात्मक स्वरूप था उसको इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार क्या है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा था, सबसे ज़्यादा विकसित देशों के जो वैज्ञानिक थे उनका योगदान था, जो भूगोलवेता थे उनका योगदान था विकासशील देश के जो भूगोलवेता थे उनकी तुलना में। भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में क्या सांख्यिकीय विधियों के जो प्रयोग प्रारंभ हुआ उससे विषय को क्या मिली, वस्तुनिष्ठता मिली, यानी तथ्य विशेष पर, नियम विशेष के आधार पर यह क्या है अध्ययन करने लगा। यानी मात्रात्मक ये जो क्रांति है इसके फलस्वरूप वस्तुनिष्ठता का विकास हुआ। भूगोल में वस्तुनिष्ठता आई, मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप विभिन्न मॉडल्स जो हैं उनका निर्माण हुआ। अब इससे पहले क्या है, भूगोल में जो अधिकांश चीज़ें थीं, अधिकांश जो अध्ययन थे वो किसके ऊपर थे, अनुभाविकता पर आधारित थे। यानी इससे पहले की जितनी भी विधियां थी, जो अध्ययन की विधियां थी वो किस पर आधारित थी, अनुभाविकता पर आधारित थी। अब अनुभव क्या है, व्यक्ति विशेष के अनुभव, यानी किसी व्यक्ति विशेष ने किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में क्या है अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत कर दिए। इससे क्या है व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तित्व, किसी एक व्यक्तित्व का
अलग नियम आ गया, दूसरे का अलग आ गया, तीसरे व्यक्ति का अलग नियम आ गया, यानी व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी। इससे क्या है, एक ही विषय जो होता था उसके अलग अलग परिणाम निकलते थे, एक ही विषय के अलग अलग परिणाम। अब जैसे प्राचीन जो भूगोलवेत्ता रहे या विद्वान रहे, उनकी पृथ्वी के बारे में अलग अलग मान्यताएं थी। कोई उसको तस्त्रीनुमा कहता था, कोई चपटी और कोई गोल। ये उनके क्या थे, व्यक्तिगत अनुभव, यानी विषय एक और परिणाम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार क्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए भी कहीं मात्रात्मक क्रांति, ये जो मात्रात्मक जो क्रांति है उसका उद्भव हुआ, क्योंकि ये परिणाम कैसे थे, लचीले थे। व्यक्ति विशेष के अनुभव के आधार पर इन परिणामों में क्या आ जाता था, बदलाव आ जाता था। तो इससे क्या हुआ, जो भूगोल विषय है उसकी उपयोगिता जो थी वो क्या हो गई, संदिग्ध हो गई। संदिग्ध हो गई यानी कोई नियम पर आधारित नहीं है। अगर किसी विशेष नियम पर विषय आधारित नहीं होगा तो वह उपयोगी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके परिणाम है वो बदलते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या है, मॉडल को विकसित करने का जो विकास हुआ, और इसमें क्या है, कुछ विशेष बातें सामने आई कि एक तो क्या है, कारण क्या रहे इसके विकसित होने के पीछे, 3 विशेष बातें रही। पहली तो क्या थी, भूगोलवेत्ता नियम या मॉडल बनाने के पक्ष में थे। यानी भूगोलवेत्ता जो थे या सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन करने वाले थे, वो क्या है, विशेष स्थान, सामाजिक विज्ञानों में भूगोल का जो है वो विशेष स्थान बनाए रखने के लिए कुछ नियम या मॉडल बनाने के पक्ष में थे। यानी सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए कि मॉडल बने या कोई विशेष नियम सिद्धांत इसमें लागू हों। तो सबसे पहले तो भूगोलवेत्ताओं ने नियम और मॉडल बनाने के पक्ष में थे, ताकि जो भूगोल है उसका सामाजिक विज्ञान में विशेष महत्व बना रहे। अब उसके बाद क्या था कि जो कुछ जो भूगोलवेत्ता थे वो क्या चाहते थे कि वर्णनात्मक की जगह भूगोल में वर्णनात्मक के स्थान पर गणितीय विधियां लागू हों। दूसरा कारण ये भी था कि भूगोलवेत्ता क्या चाहते थे, वर्णनात्मक ये विषय न हो। यानी पहले ये कैसा था, वर्णनात्मक विषय था, यानी किसी ने भी अपने अनुभव पर आधारित विभिन्न चीज़ों के बारे में खुली व्याख्या कर दी, विस्तृत वर्णन कर दिया, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता था, कोई सिद्धांत उसके ऊपर, सामान्य सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता था। तो ये क्या चाहते थे भी, भूगोल के कुछ विशेष नियम होने चाहिए और उन्हीं पर आधारित कुछ जो विधियाँ हैं वो लागू हों, कुछ सिद्धांत हैं वो लागू हों, ऐसा भूगोलवेत्ताओं की मान्यता थी। जिससे क्या है, ये विषय क्या है, गणितीय स्वरूप को प्राप्त करे, यानी इसमें भी कुछ सिद्धांतें और नियम है वो लागू हों। अब तीसरी बात क्या थी, यह संयोग ही था कि इस काल में क्या है, विकसित देशों के जो विश्वविद्यालय थे उसमें बहुत सारे ऐसे जो प्रतिभाशाली या सांख्यिकीय जो वेता थे वो क्या है, भूगोल के अध्ययन में रुचि रखते थे। यानी गणितज्ञों की भूगोल के अध्ययन में रुचि। तो कुछ गणितज्ञ या सांख्यिकीय वेता थे वो भूगोल के अध्ययन में क्या है, रुचि रखते थे। तो उन्होंने रुचि दिखाई, जिससे क्या हुआ, इसमें मात्रात्मक जो क्रांति है वो विकसित हुई। अब इसमें क्या है, जैसे J.L. बेरी है, L.C. किंग है, J.L. बेरी, L.C. किंग, डेविड हार्वे, हैगेट, सोरले, या जिनको सोरले भी लिखा जाता है कई जगह पर। तो ये विद्वान है
ये क्या थे, गणितीय विषयों या सांख्यिकीय विधियों में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और इसी काल में ये यानी ये समकालीन थे, इस समय के विद्वान हैं ये। और इन्होंने क्या किया, भूगोल में मॉडल जो तकनीक है उसको विकसित करने का जो प्रयास है वो किया। तो मात्रात्मक जो क्रांति है उसके विकास की क्या विभिन्न अवस्थाएं रही हैं। ये तीन उसके विशेष कारण रहे, यानी उसके प्रारंभ होने के पीछे ये तीन विशेष कारण रहे। 1950 का जो दशक था वहीं से इन विधियों का प्रारंभ हुआ था। और विशेषतः 1900 यानी प्रारंभ कब हुआ, 1950 में। लेकिन 1957 से 60 का जो दशक जो काल था, 1957 से 60 का जो काल था, उसमें मात्रात्मक जो क्रांति है वो अपने चरम पर पहुंच गई थी एक तरीके से। क्योंकि इसकी शुरुआत जो है मात्रात्मक क्रांति की वो 1949 में जो जे.के. जिफ थे, जे.के. जिफ ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जे.के. जिफ। और इनका सिद्धांत था मानव व्यवहार एवं न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, यानी ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इसके अलावा एक सिद्धांत और आया, कोटि आकार नियम। कोटि आकार नियम। अब इसके आधार पर क्या हुआ, जो अमेरिका के जो नगर थे उनका क्या कोटि आकार नियम के आधार पर क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। अमेरिका के नगरों का। अब इसमें जो विधियां काम में ली गई वो कैसी विधियां थी, सांख्यिकीय विधियां। सांख्यिकीय विधियों को इसमें काम लिया गया। यानी जो जे.के. जिफ हैं उन्होंने एक तो ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी मानव व्यवहार एवं न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत उन्होंने दिया। कोटि आकार नियम सिद्धांत आया। इसमें क्या है, अमेरिका के जो नगर हैं उनका सांख्यिकीय विधियों के आधार पर श्रेणी क्रम या जो इनके सत्र है वो निर्धारित किए गए, यानी वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। और ये किस पर आधारित थे, सांख्यिकीय विधियों पर आधारित थे। इसके बाद क्या है, स्टुवर्ट ने भी इस पर जोर देते हुए सामाजिक भौतिकी का विकास किया। स्टुवर्ट सामाजिक भौतिकी, इन्होंने स्टुवर्ट ने सामाजिक भौतिकी का विकास किया। और जो सामाजिक नियम है, जो सामाजिक परस्पर जो निर्भरता है सामाजिक विज्ञानों की, उसके अंदर यह है क्या है, सामाजिक भौतिकी शब्द इन्होंने काम में लिया। जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं वो आपस में किस प्रकार निर्भर हैं, उसके लिए इन्होंने सामाजिक भौतिकी जो शब्द है उसका प्रयोग किया था। तो इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण इनमें योगदान दिया। 1947 में इन्होंने क्या है, जनसंख्या वितरण एवं संतुलन की स्थिति जो स्पष्ट करने के लिए भी गणितीय विधियों का प्रयोग किया। जनसंख्या संतुलन, तो जनसंख्या संतुलन को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, गणितीय विधियों का सहारा लिया। गणितीय विधियां, तो इससे भी क्या हुआ, मात्रात्मक क्रांति को बल मिला। तो ये जो प्रारंभ में इस प्रकार से क्या है, धीरे धीरे मात्रात्मक क्रांति का जो विकास है वो होता चला गया। यानी सामाजिक विज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं उनमें परस्पर संबंध दर्शाने के लिए भी इन्होंने क्या किया था, सामाजिक विज्ञान के जो विभिन्न नियम हैं उनको जो गणितीय विधियों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो ये क्या है, यहाँ से विकास इसका प्रारंभ होता है। अब इसके विकास की अवस्थाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे हम प्रथम अवस्था पढ़ते हैं,
मात्रात्मक क्रांति के विकास की जो प्रथम अवस्था है, जैसा कि हम देख रहे हैं इसका प्रारंभ है वो 1950 का जो काल था उसमें ही हुआ था। तो प्रथम अवस्था है उसमें क्या है, प्रथम अवस्था ये क्या है, भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति का क्या है, विकास। और ये प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था है वो 1950 से लेकर के 1959 का जो काल था उसमें जो अवस्था थी वह कौन सी थी, प्रथम अवस्था थी। और इस काल में क्या था, इस काल में के दौरान जो विभिन्न भूगोलवेत्ता है उन्होंने केंद्रीय मान पद्धति और विचलन विधि जो है, ये सांख्यिकीय विधियां हैं, कौन सी, केंद्रीय मान पद्धति तथा विचलन विधि। तो इन्होंने क्या किया, इनका प्रयोग प्रारंभ किया। यानी सर्वप्रथम केंद्रीय मान पद्धति यानी आंकड़ों को संग्रहित करना और उनसे क्या है सामान्यतः जो माध्य वगैरह हम निकालते हैं उन विधियों का प्रयोग इन्होंने किया था। तो इसके अलावा अब यहाँ से क्या प्रारंभ हुआ, अब केंद्रीय मान पद्धति या जो विचलन विधि उनका प्रयोग हम किनके माध्यम से करते हैं, ये क्या है, सांख्यिकीय विधियां हैं। ये सांख्यिकीय विधियां हैं और इसी से क्या हुआ, सूत्रपात हुआ 1950 से 1959 का दशक था। तो सबसे पहले क्या है, भूगोल में पहले क्या है, और जो आंकड़े कहीं और से या किसी और विषय में एकत्रित किए जाते थे उन्हीं आंकड़ों को प्रयोग में लिया जाता था। यानी इससे पहले भूगोल में क्या है, द्वितीयक एवं तृतीयक प्रकार के जो आंकड़े थे उनको प्रयोग में लिया जाता था। इससे पहले क्या है, द्वितीयक और तृतीयक ये जो आंकड़े थे उनको प्रयोग में लिया जाता था। यानी पहले क्या है, भूगोल विषय के लिए अलग से जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित नहीं किया जाता था। अन्य सामाजिक विज्ञानों में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते थे जो कि द्वितीयक या तृतीयक प्रकार के होते थे आंकड़े, हमने जो सांख्यिकी पढ़ते हैं उसमें आंकड़ों के प्रकार भी पढ़े जाते हैं जो कि एक अलग विषय है। यहाँ पर क्या केवल मात्रात्मक क्रांति की अवस्थाओं का विकास पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले क्या है, द्वितीयक तृतीयक आंकड़े जो प्रयोग में लिए जाते थे, यानी किसी और विषय में छपे हुए या किसी और स्रोत से जो आंकड़े हमें प्राप्त होते थे वो यानी सीधे आंकड़े हैं वो एकत्रित नहीं किए जाते थे क्षेत्र विशेष में जा करके। तो यहाँ से जो पहली विधि विकसित हुई वह क्या थी, वह विधि थी प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो इस काल में क्या है, भूगोल में प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रीकरण प्रारंभ हुआ। यानी इसी काल में भूगोल में प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किए जाने शुरू किए। यानी किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ पर कौन से उद्योग धंधे, उनसे संबंधित जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं यानी जिनको हम सीधा वहाँ के क्षेत्र से एकत्रित करते हैं, उन आंकड़ों का यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। यानी इसमें नवीन प्रवृत्ति थी वो भौगोलिक। अब इसमें क्या हुआ, अब हमने प्राथमिक आंकड़े यानी किसी क्षेत्र में जाकर के हमने अनुभव किया, खुद एकत्रित किए वो आंकड़े। तो इसमें क्या हुआ, आंकड़ों की विश्वसनीयता जो थी उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। यानी आंकड़े कैसे हो गए, विश्वसनीय हो गए, विश्वसनीयता में वृद्धि हो गई आंकड़ों की। अब इसमें क्या है, आंकड़ों के लिए भूगोलवेत्ताओं में विभिन्न प्रकार की जो नमूना विधियां थी, आंकड़ों की क्या बढ़ी, विश्वसनीयता बढ़ी और अनेक नमूना विधियों का विकास
हुआ, यानी नई नई जो आंकड़े एकत्रित करने की विधियां हैं उनका भी विकास हुआ। अब इस काल में क्या जो सर्वाधिक योगदान था वो जो वाशिंगटन विश्वविद्यालय जो था उसके जो मैंने आपको पहले भी नाम बताया जिनका J.L. बेरी, J.L. बेरी, इनका सर्वाधिक योगदान हुआ। कहाँ से थे ये? वाशिंगटन विश्वविद्यालय यानी USA से थे। इनका सर्वाधिक इस काल में योगदान रहा था। इनके अलावा जो विद्वान थे उनमें से विशेषतः हैं जिफ और नेल्सन तथा वुंगे के जो कार्य हैं वो भी इसमें विशेषता आते हैं। जब अभी देखा था जिसमें हमने मानव व्यवहार एवं न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, तो इसके अलावा जिफ का जो योगदान है वो भी महत्वपूर्ण रहा। तो ये जो है, इसके अलावा विल्सन और विलियम बुंगे आदि जो विद्वान थे उनका प्रथम अवस्था में अधिक योगदान रहा और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग इस काल से भूगोल में प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम क्या हुआ? भूगोल में आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ हुआ। आंकड़ों को एकत्रित करके, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मान पद्धति और मानक विचलन या जो विचलन विधि हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा, जिससे क्या है जो विभिन्न नए जो नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। तो सबसे पहले आंकड़े कैसे होने चाहिए? विश्वसनीय। इसलिए प्राथमिक आंकड़ों का संकलन प्रारंभ हुआ, यानी खुद भूगोलवेताओं ने क्षेत्र विशेष में जाकर के वहाँ आंकड़े हैं वो अपने उद्देश्य विशेष से एकत्रित किए, जिससे क्या हुआ? आंकड़ों की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई और जो नमूने लेने हैं या आंकड़े लेने हैं उनकी विधियों का भी विकास हुआ। तो ये प्रथम अवस्था थी जिसमें क्या है, आंकड़ों के एकत्रीकरण जो है वो प्रारंभ हुआ। अब दूसरी अवस्था जो इसके बाद क्या हुआ, जो प्रथम अवस्था में जैसे विकास होता चला गया, अब इसके कुछ नियम विशेष तो थे नहीं, यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ नियम जो ऐसे नहीं थे जो कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सार्वभौमिक हो या सर्वमान्य हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ कि जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ पर क्या हुआ कि जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो कुछ विद्वानों ने ये कहा कि भूगोल जो है वो एक नियमों पर आधारित विषय नहीं है, और वहाँ पर क्या हुआ, भूगोल विभाग जो है उसको बंद कर दिया गया। इससे क्या हुआ, इसका प्रभाव अन्य विश्वविद्यालयों पर भी पड़ा, यानी भूगोल विषय का जो विभाग थे उनको धीरे धीरे क्या हुआ, बंद करना प्रारंभ कर दिया। और इसी समय एक नया विवाद प्रारंभ हुआ जो था हार्टशॉर्न और सेफर का विवाद। ये दोनों क्या थे, भूगोलवेता थे, जो कि एक प्रकृति के नियमों पर ज़्यादा विश्वास करता था, दूसरा संस्कृति से संबंधित था। इन्होंने क्या किया, सेफर ने प्रयास किया कि भूगोल की प्रकृति को स्थानिक विज्ञान बनाने पर जोर दिया। जो सेफर थे उन्होंने भूगोल को स्थानिक विज्ञान बनाने पर ज़्यादा जोर दिया। भूगोल को स्थानिक विज्ञान यानी किसी क्षेत्र विशेष पर विज्ञान के रूप में, यानी स्थान विशेष का विज्ञान इसको बनाने की, यानी स्थानों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय इसको बनाने का प्रयास किसने किया, सेफर ने किया। और 1953 में इन्होंने क्या घोषणा की कि भूगोल है वो स्थानिक संबंधों का विशेष महत्व देता है, यानी भूगोल है वो स्थानिक विज्ञान है। तो उन्होंने 1953 में यह घोषणा की कि भूगोल है वो स्थानिक संबंधों का विज्ञान है और स्थानिक संबंधों पर यह ज़्यादा बल देता है। इसके बाद क्या हुआ, 1962 में जो विलियम बुंगे है उन्होंने भी सैद्धांतिक भूगोल में जो सेफर के विचार थे उनको आगे बढ़ाया। किसने, विलियम बुंगे। इन्होंने सेफर के विचारों को आगे बढ़ाया, यानी मात्रात्मक जो क्रांति है उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। भूगोल को एक अलग विषय बनाने के संबंध में, यानी जिस प्रकार ज्यामिति स्थान गणित है उसी प्रकार क्या है, भूगोल को भी एक गणितीय विषय या सांख्यिकीय विषय बनाने का प्रयास किया। यानी भूगोल को, जो भूगोल का जैसे विभाग खत्म किए जा रहे थे, तो भूगोल विषय को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, सामाजिक विज्ञान में भूगोल को एक विशेष स्थान प्रदान करने के लिए सांख्यिकीय या मात्रात्मक क्रांति का विकास यहाँ से प्रारंभ हुआ। ये थी प्रथम अवस्था, यानी यहाँ से भूगोल में मात्रात्मक क्रांति या आंकड़ों का संकलन यहाँ से प्रारंभ हुआ।
और यहाँ से भूगोल है वो मात्रात्मक विषय की ओर बढ़ रहा था, यानी इसमें मात्रात्मक विधियों और सिद्धांतों नियमों का पालन यहाँ से प्रारंभ हुआ था। अब द्वितीय अवस्था के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।